हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं और ये कितने टाइप का होता है। और उन टाइप्स की हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कि उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, जैसे यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट होगा या फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और हम उन सॉल्यूशंस को क्या नाम देंगे वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट टी आर एन से आर एम बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने यहाँ पे एक लेट किया है कि टी क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और कैसे डिफाइन है वो आर एन से आर एम पर डिफाइन है। देन ए एक्स इक्वल टू बी इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ एम इक्वेशन इन एन वेरिएबल। तो जो हमारा ये फॉर्म है ए एक्स इक्वल टू बी, यही हमारा क्या कहलाता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अब यहाँ पे ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है, तो ये देखते हैं। तो यहाँ पे ए तो होता है स्टूडेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब हम ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे वो जब हम कॉन्सेप्ट के बाद में जब कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो उसमें बनाना सीखेंगे कि हम उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। और जो यहाँ पे एक्स होता है, ये एक्स बिलोंग करता है किससे, आर एन से। और जो बी होता है, ये होता क्या है, इस एक्स की इमेज होती है और ये किस में बिलोंग करती है, आर एम में बिलोंग करती है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि एक्स क्या है, आर एन में बिलोंग कर रहा है, और जो इसकी इमेज है वो किस में बिलोंग कर रही है, आर एम में। एंड बी भी किस में बिलोंग कर रहा है, आर एम में कर रहा है। ये यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो जो इस ये फॉर्म होती है ए एक्स इक्वल टू बी, इसे ही हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो केस बनते हैं। पहला केस तो है कि ये जो बी है यहाँ पे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और दूसरा केस क्या पढ़ेंगे कि ये बी क्या हो, जीरो नहीं हो, अर्थात नॉट इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट देखते हैं कि इफ बी इक्वल टू जीरो, हमारा बी क्या है, जीरो है, देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अर्थात ए एक्स इक्वल टू जीरो है, अर्थात कहने का मतलब है कि जब हमारा ये बी क्या है, जीरो है, तो ये हमारा जो लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये क्या कहलाता है, होमोजीनियस कहलाता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ए एक्स इक्वल टू जीरो, अर्थात हमने बी की वैल्यू क्या रख दी, यहाँ पे जीरो रख दी। अब केस सेकंड आता है कि इफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन हम इसको क्या नाम देंगे, तो देन ये कहलाता है हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हमारा बी जीरो है तो होमोजीनियस, और बी जीरो नहीं है तो क्या कहलाएगा, ये नॉन होमोजीनियस। और इसको हम कैसे लिखेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी, और बी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो हमने क्या करा, एक तो फॉर्म देखिएगी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसका लिखने का तरीका क्या होता है वो देखा, और यहाँ पे दो केस देखे, कब इसको हम होमोजीनियस कहेंगे और कब इसको नॉन होमोजीनियस कहेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशंस पर। ये इक्वेशन है तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी होगा, और हो सकता है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं भी हो। तो सॉल्यूशन होगा तो हम उसको क्या नाम देंगे, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो उसको क्या नाम देंगे, वो अब हम इसमें सीखेंगे। तो अब हम बात करते हैं दो नए वर्ड पर, एक है कंसिस्टेंसी और एक है इनकंसिस्टेंसी। ये वर्ड होते क्या है, इनके मतलब क्या है, देखिए। इफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एग्जिस्ट, अगर हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, देन इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। तो हम कंसिस्टेंसी किसे कहेंगे, जब हमारा सॉल्यूशन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे कहेंगे, कंसिस्टेंसी कहेंगे। अब एक वर्ड आता है इनकंसिस्टेंसी, कि इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, इफ सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट देन इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो कंसिस्टेंसी कहलाता है, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या कहलाता है, हमारा इनकंसिस्टेंसी कहलाता है। अब हम यहाँ पे दो केस पढ़े थे भाई, एक हमारा था कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और एक था नॉन होमोजीनियस। तो इस वीडियो में हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में हम इससे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ पे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये होता क्या है, इसके बारे में हम इसके सॉल्यूशंस को अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा था कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब कहलाता है, तो जब बी क्या हो, हमारा जीरो, अर्थात किस टाइप में फॉर्म बनती है, ए एक्स इक्वल टू
जीरो की टाइप में फॉर्म बनती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मेन इम्पोर्टेंट बात आती है कि इसका जो सॉल्यूशन होता है, इस जो होमोजीनियस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है, अर्थात ये कैसा होता है, ऑलवेज कंसिस्टेंसी होता है। ये इसका जो सॉल्यूशन है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, इसमें नो सॉल्यूशन का कभी कोई केस नहीं आता है कि इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करे, इसका हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है? अब देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड एक एग्जांपल ले ले हम x प्लस वाई इक्वल टू 0, तभी तो ये होमोजीनियस कहलाएगा जब ये क्या हो, 0 0 के इक्वल हो। अब स्टूडेंट्स अगर मान लो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा हमें नहीं पता, तो एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये दोनों पॉइंट हमेशा इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इनके अलावा कोई सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा वो हम बाद में देखेंगे, बट जो ये कॉमन पॉइंट है हमारा जो 0 0 है, जो इसका ट्रिवियल पॉइंट है, ये हमेशा इन दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा कि 0 0 क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो कम से कम एक पॉइंट ये 0 0 तो इसका सॉल्यूशन होगा ही होगा। तो यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे होमोजीनियस सिस्टम की, तो उसमें हम ये लेकर चलेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या होता है, हमेशा एग्जिस्ट करता है, अर्थात वो कैसा होता है, कंसिस्टेंसी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ही केस आते हैं भाई, या तो एक सॉल्यूशन एक ही हो या फिर एक से ज़्यादा हो, अर्थात इनफाइनाइट हो। तो कब तो इसका यूनिक ही सॉल्यूशन होगा और कब इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा वो देखेंगे। इन सॉल्यूशंस को देखने से पहले हम यहाँ पे एक बार इनके सॉल्यूशंस के नाम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, अर्थात ये कैसा होगा, कंसिस्टेंसी होगा। अब यहाँ पे दो पार्ट आते हैं, एक है यूनिक सॉल्यूशन और एक है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन के अलावा इसको हम क्या क्या नाम दे सकते हैं वो देखिए। तो यूनिक सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं और जीरो सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। सिमिलरली इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं और नॉन जीरो सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कब तो हमारा सॉल्यूशन यूनिक होगा, ट्रिवियल होगा, और कब इनफाइनाइट होगा अर्थात नॉन ट्रिवियल होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए कंडीशन है कि रैंक ऑफ ए क्या है, हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए की रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल आ जाती है तो उस केस में हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा, ट्रिवियल होगा, अर्थात जीरो सॉल्यूशन होगा। अगर ये रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल नहीं आती है तो इस केस में हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा, नॉन ट्रिवियल होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल आती है तो क्या होगा, यूनिक, अगर इक्वल नहीं है तो कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। अब यहाँ पे एक और मेथड है कि जिसको हम देख के बता सकते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो देखिए वो मेथड क्या है। सेकंड मेथड स्टूडेंट्स हमारा कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ए, ये क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है तो कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा तब भी देख लिया था कि इसका नो सॉल्यूशन का तो कोई केस ही नहीं होता है, या तो यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट। तो यूनिक कब होगा, जब डिटरमिनेंट कैसा हो, नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। और इनफाइनाइट कब होगा, जब इसका डिटरमिनेंट क्या हो, जीरो। अब स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और इन जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा था इनके सॉल्यूशंस का, होमोजेनियस इक्वेशन का, तो वो सभी हम यहाँ पे क्वेश्चंस के माध्यम से उन सभी कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, समझते हैं, उनको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं ये सीखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे हमें इक्वेशंस दे रखी हैं और हमसे पूछा था यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे बी क्या है, जीरो है, अर्थात एक ऐसा है होमोजीनियस सिस्टम है, तो नो सॉल्यूशन का तो कोई केस ही नहीं होगा। यहाँ पे या तो यूनिक होगा सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दो तरीके हैं भाई, एक तो हमने यहाँ पे देखा था डिटरमिनेंट का और एक देखा था रैंक का। अब रैंक का मेथड अप्लाई करने के लिए हमें रैंक निकालना आना चाहिए। तो रैंक निकालना अगर स्टूडेंट्स आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर स्टूडेंट्स आपको रैंक निकालना नहीं आता है तो हम शॉर्ट ट्रिक से रैंक कैसे निकालें वो वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, तो आप आई टैब पे जाकर वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको रैंक निकालना आ जाए, ताकि रैंक निकालने के बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन कर सकूँ। तो स्टूडेंट्स आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिए।
तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ए बनानी है कि जो क्या होती है हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, और इसको हम बनाते कैसे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैट्रिक्स होती है इसको हम बनाने का तरीका क्या है, हमें जो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये वैसे नोटेशन के रूप में हम एक ट्रिक के जरिए देख रहे हैं, यहाँ पे लिखना नहीं होता है, बाकी हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं इनके थ्रू हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक्स, यहाँ पे वाई और यहाँ पे जेड लिखा। अब देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी एक्स प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 0, इसमें एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। वाई का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो वाई के नीचे 3 लिख देते हैं। जेड का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो जेड के नीचे 2 लिख देते हैं। अब ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन में लिखते हैं, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो एक्स के नीचे 2, वाई का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो यहाँ पे वाई के नीचे 1, और जेड का कोफिशिएंट क्या है, -4, तो यहाँ पे -4। सिमिलरली थर्ड में देखते हैं, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं। अब यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट नहीं है, अर्थात क्या है, वाई का कोफिशिएंट 0 है, और जेड का कोफिशिएंट कितना है, -14 है। तो ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स रेडी हो जाती है। तो कैसे करेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, एक लाइन में एक्स के कोफिशिएंट, सेकंड कॉलम में वाई के कोफिशिएंट, और थर्ड कॉलम में जेड के कोफिशिएंट लिख देते हैं, जो भी हमें जो इक्वेशन दी गई है उनसे देखकर। तो यहाँ पे हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स रेडी हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशंस की। तो यहाँ पे एक तो रैंक का है, अगर आप रैंक से करना चाहें तो रैंक से कर सकते हैं, और डिटर्मिनेंट से करना चाहें तो डिटर्मिनेंट से कर सकते हैं। हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट से करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट की भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि डिटर्मिनेंट को हम शॉर्टली बहुत ही कम समय में कैसे निकालें, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स मैं यहाँ पे आपको सिखाती हूँ। तो हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, तो देखिए। तो स्टूडेंट्स, हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, यहाँ पे हमने ये मैट्रिक्स से एलिमेंट लिख लिया है, इसका क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट। ये सिंबल किसका होता है, डिटर्मिनेंट का होता है। अब हमें करना क्या है कि जो हमारा ये एलिमेंट है 2, ये इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं इस लाइन के इधर, और जो हमारा -14 एलिमेंट है इसको हम इस लाइन के इस साइड नीचे की तरफ लिख देते हैं। सिमिलरली हम फर्स्ट रो वाले एलिमेंट लिख देते हैं, ये जो 1 एलिमेंट है हमारा ये हम इधर लिख देते हैं, और ये जो 5 एलिमेंट है ये इधर नीचे की साइड लिख देते हैं। हम शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं डिटर्मिनेंट की, तो हम इनको हम करेंगे कैसे, हमने इतना काम तो हमने कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा ये वाले एलिमेंट्स हैं, मैं जो लाइन खींच रही हूँ देखिए, 2, 2 और 0, इनको आपस में प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ से जो हमारा 1, 1 और -14 है इनको आपस में प्रोडक्ट करेंगे, और यहाँ से जो हमारे एलिमेंट है 3, -4 और 5, इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई क्या करके यहाँ पे लिख देते हैं। देखो यहाँ पे 2 × 2 × 0, तो ये क्या हो गया, 0 प्लस, और क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ से 1, 1 और -14 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा, -14 आएगा। और यहाँ से हम इन एलिमेंट्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12, 12 पंजू 60, तो यहाँ से क्या आएगा, -60 आएगा। इन सभी को क्या करना होता है, ऐड करना होता है, चाहे तो हम यहाँ पे लिख भी लीजिए ऐड। इनको किस में लिख देंगे, एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब चिन्ह आएगा यहाँ पे माइनस का। देखो इन वाली जो रो हमने यहाँ पे जो लाइन के माध्यम से यहाँ पे डिनोट किया है, इन एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा साइन लेंगे, हम माइनस का साइन लेंगे। देन हम देखिए क्या करेंगे। अब जो हमारे ये वाले एलिमेंट है, देखिए मैं जो लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, जो माइनस का 14, 2 और 3 ये वाले एलिमेंट्स, और इस लाइन में 5, 1, 2 ये वाले एलिमेंट्स, और ये हमारी थर्ड लाइन है 0, -4 और 1। इन तीनों लाइंस को भी हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इनके एलिमेंट्स को, इन एलिमेंट्स को क्या करेंगे, हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बनता है, देखो -14, 2 और 3 इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 14 दूनी 28 और 28 से 84, तो ये क्या आ जाएगा, -84 आ जाएगा, अर्थात -84 आ जाएगा। प्लस ये जो सेकंड लाइन है 5, 1 और 2 इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये जो थर्ड है 0, -4 और 1, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और इनको ब्रैकेट में लिख दिया। किया क्या है हमने, पहले इन वाले एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके उनका ऐड एक ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस ये वाले एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करके ब्रैकेट में लिख दिया। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। तो इनको सोल्व करेंगे तो देखिए
यहाँ पे है -14 और -16, तो ये कितना हो जाएगा -74 माइनस, और यहाँ पे है -84 + 10, तो ये हो जाएगा -74। तो यहाँ से -74, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये क्या आ गया 74 आ गया, एंड ये क्या होगा हमारा फाइनल, हमें क्या मिला 0 मिला। तो यार इसका डिटर्मिनेंट क्या मिला, हमें 0 मिला। किसका डिटर्मिनेंट, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब जब हमने यहाँ पे जो सेकंड मेथड देखा था कि इसमें डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, नॉन जीरो है तो यूनिक। जबकि हमारा डिटर्मिनेंट हमें कितना मिला, यहाँ पे 0 मिला है, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया हम कैसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पे कितने सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं, दोनों तरीकों से हमारा सेम आएगा। अगर आपने दोनों तरीकों से चेक करना चाहते हैं तो आप इस मैट्रिक्स की रैंक निकाल के उसको यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल से कंपेयर करिए। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल, कि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं ये कैसे देखेंगे, तो देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है, तो यार 3 वेरिएबल हैं। अगर इसकी रैंक 3 आती है तो यूनिक, अगर 3 से कम आती है तो कैसे होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो आप वो रैंक से भी करके देख सकते हैं। हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट से किया है, डिटर्मिनेंट 0 मिला, इसलिए हमने टिक किया कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगी। अब एक और हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमें इक्वेशंस दे रखी हैं वेयर के बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे के क्या है, एक अननोन है, हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग से दिया गया है, अलग टाइप में है, और कैसे है कि यहाँ पे हमने एक अननोन रख दिया है, जैसे यहाँ पे के क्या दिया, अननोन वैल्यू रख दी है, और हमें बोल रहा है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके कैसे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो हमें के की वैल्यू बतानी है कि के की कौन सी वैल्यू के लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। और स्टूडेंट्स अभी हमने जब सेकंड मेथड देखा था तो उसमें देखा था कि डिटर्मिनेंट, अगर इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 मिल जाए तो हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा, इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका पहले तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रख देंगे। तो देखो यहाँ पे पहले हम मान लेते हैं एक कोई मैट्रिक्स है, तो इसका हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनाए, एक्स के कोफिशिएंट हम एक रो में, इसे एक कॉलम में लिख देते हैं। तो यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, दूसरी वाली में 2 है, और तीसरी वाली इक्वेशन में कितना है, 1 है। फिर वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 है, वाई का कोफिशिएंट दूसरी रो में कितना है, सॉरी दूसरी इक्वेशन में 3 है, और तीसरी इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। इनको कैसे लिखते हैं, हम कॉलम वाइज लिखते जाते हैं। और यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट 1 है, इसमें जेड का कोफिशिएंट -1 है, और इसमें जेड का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का की है। तो ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें गिवन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट को इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू 0। अब हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे वो अभी हमने यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से देखा है, तो हम वही ट्रिक हम यहाँ पे दोबारा अप्लाई करते हैं। तो देखिए इस मैट्रिक्स का हम क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, और इस डिटर्मिनेंट को किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। तो हमारे जो अननोन है के, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये वाली एलिमेंट 1 और नीचे की साइड माइनस के, यहाँ पे ये वाला एलिमेंट 1 और ये वाला एलिमेंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो हम इन रो को आपस में क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जो एक लाइन में जो ये एलिमेंट्स है यहाँ पे, इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो यहाँ से 2 × 2 × 1 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू माइनस का के आ जाएगा, माइनस का 3k, प्लस और इस वाली लाइन को करेंगे तो 1 × -1 -1, और इनको किस में लिख देंगे, एक ब्रैकेट में माइनस। अब यहाँ से देखिए ये वाला -k 2 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 2k। अब इसके नेक्स्ट ये वाली रो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 1 तो 3, और ये वाली लाइन 2 × -1 तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम कैलकुलेटर को सोल्व करते हैं, तो 4 माइनस का 3k माइनस का 1 माइनस यहाँ से माइनस का 2k, ये प्लस का 3 माइनस का 2, तो क्या बच जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा। तो यहाँ से 4 - 1 कितना हो जाएगा,
सॉरी +3 प्लस लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे 3 - 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए माइनस का 3 और प्लस का 2 तो क्या बच जाएगा माइनस का और 3 - 1 क्या बच जाएगा 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करें इनफाइनाइट की, तो डिटर्मिनेंट को किसके इक्वल रख देंगे 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी k = 2 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू क्या मिली 2 मिली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा k = 2 अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल क्यों किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। और हमने अभी जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे थे देखा था कि जो डिटर्मिनेंट था वो अगर नॉन जीरो है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि डिटर्मिनेंट कैसा है नॉन जीरो है तो यूनिक, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। यहाँ भी हमने बोला था कि इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन है तो हमने डिटर्मिनेंट को क्या किया 0 के इक्वल किया, देन हमें k की वैल्यू क्या मिली 2 मिली। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी हो गया। हम एक फाइनल क्वेश्चन और देखते हैं, ये एक लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है देखिए स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमें ये इक्वेशन दे रखा है, हमसे लैम्बडा की वैल्यू पूछा है। देखो क्या बोल रहा है आगे, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो हमें बताना है कि जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कैसा है यूनिक सॉल्यूशन है। तो लैम्बडा की किस वैल्यू के लिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा यूनिक होगा। देखो स्टूडेंट्स मैंने ये वाले क्वेश्चन ही 2 करवाए हैं। क्यों करवाए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट कभी भी नहीं पूछता है। जनरली क्वेश्चन वो कोई ना कोई अननाउन रख के देता है। जैसे यहाँ पे लैम्बडा अननाउन कर दिया, उसने दे दिया कि यूनिक सॉल्यूशन है तो लैम्बडा की वैल्यू बताओ। इससे जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें एक अननाउन के दिया था और दे दिया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स क्या है कि थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछता है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन यहाँ पे इसी टाइप के लिए जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि इसका सॉल्यूशन कैसा है यूनिक है और हमसे लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। और स्टूडेंट्स अभी हमने देखा था कि यूनिक सॉल्यूशन कब था, जो हमारा लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था ये यूनिक सॉल्यूशन कब रख रहा था जब डिटर्मिनेंट कैसा था नॉन जीरो है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालते हैं। तो यहाँ से कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक्स वाले कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे एक कॉलम में, तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, इसमें 1 और इस वाले रो में लैम्बडा। इसी प्रकार वाई के कोफिशिएंट यहाँ से 1, यहाँ से वाई का कोफिशिएंट 2 और यहाँ से y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट इसमें 4, इस वाले में -2 और इस वाली इक्वेशन में 1। ये हमारी क्या बन गई कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई। अब हम क्या करेंगे इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे। देखो यहाँ पे बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब क्या करेंगे कि लैम्बडा की किस वैल्यू के लिए इसका डिटर्मिनेंट कैसा हो नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसी वैल्यू के लिए क्या देगा वो हमें यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अभी जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में इसके डिटर्मिनेंट निकालने की जो शॉर्ट ट्रिक देखी है आई होप आपको वो क्लियर हो गई होगी। तो मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट लिख देती हूँ कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है। तो यहाँ पे मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाल के लिख दिया है। क्या है इसका डिटर्मिनेंट -10 लैम्बडा -7। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है, मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट कैसा होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। यहाँ से -10 लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 7 और यहाँ से हमें मिलता है कि लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू -7/10। ये क्या है इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए अभी मैं समझाती हूँ इसको। देखो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली कि लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू -7/10। इसका मतलब क्या है, अगर स्टूडेंट लैम्बडा की वैल्यू किसकी वैल्यू लैम्बडा की वैल्यू अगर -7/10 होती है, अगर लैम्बडा की वैल्यू -7/10 होती है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, हमारा डिटर्मिनेंट क्या मिला हमें 10 लैम्बडा -7। ये लैम्बडा की वैल्यू इसमें रखूँ तो -10 और -7/10 इक्वल -7। तो इसको माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो ये बच गया 7 -7 और ये कितना मिला 0 मिला। जब कब मिला है 0, जब हमने लैम्बडा की वैल्यू क्या ली -7/10 ली। तो कहने का मतलब है कि लैम्बडा की इस वैल्यू के लिए इसका डिटर्मिनेंट 0 है। तो डिटर्मिनेंट 0 है तो कैसे सॉल्यूशन देगा
इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो लैम्बडा की इस वैल्यू के अलावा जितनी भी वैल्यू हैं उन सभी वैल्यू के लिए क्या देगा, ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। देखो डिटरमिनेंट 0 कौन सी वैल्यू पर हुआ, इस वाली वैल्यू पर, मतलब इस पर ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा। इसके अलावा जितनी भी वैल्यू होंगी उन सभी पे कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हमारा ऑप्शन ए है कि लैम्बडा इक्वल टू 7/10। तो यहाँ पे देखो क्या नहीं होना चाहिए, माइनस का 7/10 नहीं होना चाहिए, प्लस का हो सकता है। तो इस वैल्यू के लिए भी यूनिक सॉल्यूशन देगा। बी बोल रहा है कि लैम्बडा इक्वल टू माइनस का 7/10, तो इसके लिए तो हमें क्या मिला, इनफाइनाइट, तो ये नहीं होगा। सी ऑप्शन बोल रहा है कि लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू -7/10, तो लैम्बडा की वैल्यू -7/10 के अलावा कुछ भी हो सकती है, और उस वैल्यू के लिए क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये ऑप्शन भी हमारा ट्रू हो जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, तो ये गलत हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस किए हैं, और इस जो हमारा लीनियर इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके कि होमोजीनियस में हम सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे कि यूनिक है, इनफाइनाइट है, या फिर नो सॉल्यूशन है, इनको हम इन 3 क्वेश्चंस के माध्यम से इसको समझने की कोशिश की है। और आई होप कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो जो भी हमारा एक डाउट था ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। सो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।